सभी को नमन, सभी को अभिवादन। अभी मैडम ने धारणा के संबंध में बतलाई है। धारणा के बाद ध्यान की स्थिति आती है। आप अपने मन में जैसी धारणा बनाएंगे वैसे ही ध्यान लगा पाएंगे। ध्यान की दो स्थिति है। पहली स्थिति ये है ध्यान है क्या, और दूसरी स्थिति है हम ध्यान कैसे लगाएंगे। बचपन से हम सुनते आए हैं, जब छोटे थे तो मम्मी पापा कहते थे बेटा ध्यान से करना। थोड़े बड़े हुए तो गुरुजन कहने लगे ध्यान से कीजिए। थोड़ा और बड़े हुए तो हमें सब कहने लगे बेटा ध्यान से कहना। जब हमारी शादी हो गई, ससुराल आए तो वहाँ पर सास ससुर कहने लगे बेटा हर काम ध्यान से करना। जब हम मम्मी बने तो हम अपने बच्चों को बोलते हैं ध्यान से करना। आखिर ध्यान है क्या चीज? ध्यान एकाग्रता की नाम है। बाह्य से आंतरिक जगत में प्रवेश करने की शक्ति है। जब हम स्वदृष्टि बन जाते हैं, हम भय क्रोध की स्थिति को त्याग कर सम की स्थिति में आते हैं, तो वह स्थिति कहलाती है ध्यान। स्थूलता से सूक्ष्म की ओर जाने की स्थिति ध्यान है। तो ध्यान कैसे करें? चलिए, कमर गर्दन सीधी, हाथों को ज्ञान मुद्रा या ब्रह्मांजलि मुद्रा में बना लीजिए। आंखें कोमलता से बंद, चेहरे में मधुर मुस्कान। समय कम है, एक बार सिर्फ ओंकार की ध्वनि करेंगे। कमर गर्दन सीधी करते हुए सभी ओम की ध्वनि करेंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए। श्वासों को खाली करते हुए 2/1 के अनुपात में शांत शांत शांत। योग में, अष्टांग योग में यह 7वां स्थान है। 7वां स्थान यानी 7 की राशि, जो हमारी 7 चक्रों को जागृत करती है। चलिए, आंखें कोमलता से बंद है। अपने विचारों को आने दीजिए। आपके मन में बहुत से विचार आ रहे होंगे। आप विचारों के ताना बाना में मत उलझिए, उन्हें आने दीजिए। धीरे धीरे अब आपकी स्थिति एक शून्य की भांति होते जा रही है, होते जा रही है। आप शून्य की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा, सात्विक ऊर्जा की ओर सफर पे निकले हैं। हमारी एनर्जी सेंटर एलाइट हो रही है। धीरे धीरे हमारे मस्तिष्क में एक प्रकाश पुंज आ रहा है। हम क्रमशः मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र से होते हुए सहस्त्रार चक्र की ओर जा रहे हैं। आहा, कितना अद्भुत वातावरण है, कितना अद्भुत दृश्य है। देखिए, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है। बहुत विहंगम दृश्य। इस दृश्य में खो जाना ही ध्यान है। हमें सात्विक ऊर्जा मिल रही है। धीरे से अपने आज्ञा का केंद्र, अपने ध्यान का केंद्र आज्ञा चक्र पर ले आइए। आज्ञा चक्र वह जगह है जहाँ पर तिलक लगाते हैं। मन और मस्तिष्क शांत हो चुका है। अपने अपने इष्ट देव का स्मरण कीजिए। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु, आज आपने हम सब गुरुजनों से मिलने का अवसर प्रदान किए हुए हैं। आपने इतना अच्छा स्वस्थ मनुष्य रूपी हमें तन प्रदान किए हुए हैं। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, हमारा यह शरीर हमेशा योगी बने रहे। हम एक दूसरे के सहयोगी बने रहे। कभी स्वार्थी न होने पाए, हमेशा निरोगी बने रहे। आइए, मन में
भी योग करेंगे, औरों को भी योग के लिए प्रेरित करेंगे। शांत शांत शांत। एक ओंकार की ध्वनि, सभी एक साथ इस ओम का मानसिक जाप अपने मन मस्तिष्क में उतारिए। बिना रगड़े हुए दोनों हाथों को धीरे से पलकों पर ले जाइए। पलकें सहलाइए और धीरे से आंखें खोलकर सिंहासन पर जाइए। साधना के पुनराभ्यास के लिए योग तो इसमें जो हम आसन प्राणायाम हम सबने कराया, बहुत अच्छा था। बेस कुछ कम कर लें। आसनों में हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? जैसे हम कराने के लिए आए तो सबसे पहले हमारा खड़े होने का अंदाज, क्योंकि हम केंद्रों में जाकर साधना कराएंगे, हमें कैसे खड़ा होना है। सामने साधकों पर उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। पश्चात जब हम आसनों का नाम लेते हैं, प्रारंभ कराते हैं, तो आसन का नाम कैसे पड़ा, उसका नामकरण कैसे हुआ, वहां से हमें स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि कई साधकों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा नहीं हुआ। उसके पश्चात आता है हमें सबसे पहले निषेध या सावधानी दोनों बताई जानी चाहिए, जो कि बहुत से शिक्षकों ने बहुत अच्छे से बताया, लेकिन कुछ का छूटा। कुछ लोगों ने निषेध को बीच में बताया, अगर वो कर लिया तो फिर क्या फायदा, इसलिए या तो उसे स्किप कर दें या तो प्रारंभ में बताया जाए, सावधानियां भी और निषेध भी। शरीर को थोड़ा स्थिति बनवाने में स्ट्रेच की स्थिति फील तो कराएं हम। जब हम आसनों के लिए निर्देश दे रहे हों तो उनके प्रभाव उन्हें फील तो हो, अनुभव में तो आए। वो क्रियाएं थोड़ी सी पूर्णता लाने की आवश्यकता है। शब्दों का चयन में थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। उसका कारण क्या है? हम स्वयं अध्ययन नहीं करते, इसलिए जब हमें ही ज्ञान नहीं है तो कैसे शब्दों को पिरो पाएंगे। तो विधि और पूर्ण अवस्था तक ले जाने का जो शब्दों का चयन बोलने में स्पष्टता बहुत आवश्यक है, जो कि 4-5 लोगों का थोड़ा सा संयम गड़बड़ा रहा था। ठीक है। और एक चीज, हम बोलने में तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत लोग बहुत अच्छे से बोल पा रहे हैं, लेकिन हम साधकों पर ध्यान नहीं दे पा रहे। उन चीजों का भी हमें केंद्रों पर ध्यान देना है। यही चीजें तो हमें यहाँ पर लेकर जानी है। तो यहाँ जब हम करा रहे हैं तब भी हमारे साधकों पर हमारा ध्यान केंद्रित होना आवश्यक है। और निर्देश जैसे हम जबकि यहाँ पर बिना देखे पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, स्पीड
इतनी फास्ट है कि हम एक निर्देश के बाद तुरंत निर्देश देते जा रहे हैं। तो थोड़ा उसमें स्थिरता हो, रुक रुक कर निर्देश दिए जाएं। जब आसनों पे हमें लाना है तो एक स्टेप के बाद स्टेप होता है ना, तो वहां पर जो गेप हमने आगे का निर्देश दे दिया वो किया ही नहीं, उस स्टेप को कर ही नहीं पाया, उसके आगे का फिर उसके आगे का भी निर्देश चला गया। तो उन चीजों का ख्याल रखना है। ऐसे 3 जगह हुआ था, 3 आसनों में ऐसा हुआ है। और स्थिरता, जो स्टैंडर्ड टाइम की बात बार बार हमारा संस्थान कहता है, करता है, हर बार नैपुण वर्ग की कक्षा में हमारे आदरणीय सोनी सर के द्वारा विशेष निर्देश दिया जाता है कि स्टैंडर्ड टाइम का ख्याल रखें, जो कि आज एक भी आसनों पे देखने को नहीं मिला, शुरू से अंतिम तक। प्राणायाम में भी पश्चात लाभ और प्रभाव, जो बात कही जाती है ना, नैपुण वर्ग की कक्षा में हम असल में पहुंचते ही नहीं, कुछ गिने चुने 10 से 12 साधक आते हैं। वास्तव में इस चीज की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अगर हम हर बार माह में केवल 2 नैपुण वर्ग की कक्षा होती है, उस पे आया जाए तो ये पूरी जो प्रक्रियाएं आज हम दिन भर में करेंगे वो हर बार अगर पहुंचे तो इसकी आवश्यकता ना हो। 7, हमने प्रभाव और लाभ, जो पीक टाइम की बात है, वहां पर तक बहुत कम लोग पहुंच पाए, उसे भी ध्यान रखना है। एक तो शिक्षकों ने बहुत अच्छा कराया, शांत होकर अपने प्रभाव को देखें, उसे फील करें। ये चीजें बताकर या शांत होकर फील कराना बहुत अच्छा लगा। प्रयत्न शैथिल्य की अवस्था में मंत्र या अपने मन को शांत करने की अवस्था के लिए निःशब्दता की स्थिति तक पहुंचना बहुत आवश्यक है। वहां पर जहां सुख और आनंद की अनुभूति आती, वहां तक हम पहुंचा पाए साधकों को, ये स्थिति हो। और जब हम धीरे धीरे आसन की पूर्वावस्था में आने का निर्देश के बाद भी शांत रहकर श्वासों पे रुकने के लिए और उसे देखने के लिए अवश्य निर्देश दें, तो इसका एक बहुत अच्छा, एक बार सभी खड़े होकर हमें कोई साधना कैसे करनी चाहिए, एक आसन हम करेंगे। पाद हस्तासन, पैरों को अपने दोनों हाथों से स्पर्श कराया जाता है, इसलिए इसका नाम पाद हस्तासन पड़ा। कमर में तीव्र पीड़ा और साइट्रिका का अधिक पेन जिसे हो, वे इस आसन को स्कीप करें, और जिन्हें सहने योग्य, जो अपनी क्षमता का ख्याल रखते हुए घुटने को फोल्ड कर सकते हैं। एड़ी पंजे मिलाकर खड़े हों, दोनों भुजाएं शरीर के साथ, आंखें कोमलता से बंद, श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं कानों के साथ लगी ऊपर।
सांस भरें और दोनों भुजाओं को ऊपर खींचें। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव हो और इस अवस्था को बरकरार रखते हुए रेचक की क्रिया श्वास बाहर करते हुए कमर के निचले भाग से स्पाइन अर्थात मेरुदंड रीढ़ को सीधा रखते हुए आगे की ओर धीरे धीरे झुके और जो सक्षम हो घुटने सीधे रहे। दोनों हथेलियां पैरों के दाएं बाएं आसन पर अंगूठे उंगलियां मिली हुई, मस्तक घुटनों के समीप, ध्यान नाभि के पीछे रीढ़ पर स्थित सुषुम्ना नाड़ी मणिपुर चक्र पर। जब हम श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकते हैं तब पेट अपने आप अंदर जाता है और यह स्थिति उद्यान बंद की है। यहाँ पर निष्कासन अंगों और पेट का संकुचन थोड़ा एफर्ट लगाकर हो। हिप्स और टेलबोन को हल्का सा पीछे की ओर लेकर जाएं। आपका सीना पैर के ऊपर जंघाओं को स्पर्श करता हुआ। यहाँ हमें पतंजलि योग सूत्र साधन पाठ 2 का 46वां सूत्र स्थिरम सुखम आसनम अर्थात स्थिरता और सुख आसन के मूलभूत तत्व है। ये स्थिरता हर तल पर प्रकट हो, तन से लेकर मन तक। दरअसल तन और मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमारे घुटने में चोट हो और दर्द हो, ऐसा नहीं कि हमारा तन प्रभावित नहीं होगा। जब मन दुखी और बेचैन हो, तनावग्रस्त हो, तो तन पर उसका असर ना हो, ऐसा भी नहीं होता। असल में तन की स्थिरता आपके मन को भी घर कर जाती है। दरअसल आसन कोई मूवमेंट गति नहीं, बल्कि किसी खास स्थिति में एक ठहराव है। सुख का अनुभव हो और इस स्थिति में श्वास सामान्य और फील करें, देखें आपके किन अंगों पर प्रभाव पड़ रहा है। देखिए आपके लीवर, आपकी किडनी, आपके पाचन पर ना होकर हमारे मस्तिष्क पर होता है। तो मेरे तनाव दूर होते हैं, रक्त से पोषित होता है मेरा ब्रेन, मस्तिष्क, टांगों की नसें स्वस्थ होती हैं। और इस बार श्वास भरते हुए बहुत धीमी गति से बाइसेप्स काम से लगी हुई अवस्था में वर्टिब्रा बाय वर्टिब्रा धीरे 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 आंखें बंद भी रखना है पूरे समय में, साधना काल में। थोड़ा एक और श्वास भरें और सांसों को खाली करते हुए दोनों भुजाएं दाएं बाएं से पीछे और आंखें बंद भी रखकर अपने शरीर पर हुई प्रतिक्रियाओं को देखें, फील करें, अपनी आती जाती श्वासों को निहारते रहें। धीरे से आंखें खोलें। लेकिन मैं यदि समझ पा रहा हूँ मतलब लोग कितने उत्साहित हैं, कितने आनंदित हैं। ऐसा है
कि मन को बांध के रख रहे हैं एकदम बैठ पे, अभी बैठ, अभी थोड़ा सा और 5 मिनट मिलेगा नाश्ता, ऐसा तो नहीं है ना। सब अपने लिए बहुत जोर से ताली बजाए, सबने बढ़िया से बड़े मस्त मजे से और अच्छे से मजे से और सुंदर और बढ़िया पूरे मस्ती के साथ पूरे मजे से। क्या बात है। टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का आज प्रथम सत्र रियली सबने बड़ा सुंदर कराया। मैं एक बात कहता हूं कि वास्तविक में जो प्रशिक्षक वो कहेंगे, हम उनको कहेंगे कि वो जो अपने से बेहतर कई लोगों को तैयार कर ले। तो मैं आज वो चीज महसूस कर रहा हूँ, यार ये तो सब मुझसे बेहतर है, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। ये मैं देख पा रहा हूँ जो आप जिस तरीके से आप लोगों ने कराया, कुछ लोग माइक पकड़ने के कारण कुछ थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, लेकिन बड़ा सुंदर ढंग से सबने कराया, बहुत अच्छे से कराया। लेकिन अभी जो अग्रवाल साहब ने कराया सिद्धि वाली चीजें है ना, और यदि हम शिक्षक हैं तो कुछ एडवांस चीजों का ज्ञान होना चाहिए, कुछ चीजों में थोड़ी थोड़ी सिद्धि तो अवश्य होनी चाहिए, चाहे वो आसन हो, चाहे वो प्राणायाम हो। और ये कब होगा? जब आप व्यक्तिगत साधना करें, जब आप स्वाध्याय करें, जब आप थोड़ा सा अपने लिए समय निकालें, है ना। तो सबके चेहरे उत्साहित आनंदित होने चाहिए। जो अभी 5 हस्ताक्षर जो अग्रवाल साहब ने कराया ना, वास्तव में वो सिद्धि वाली स्थिति है। कुछ लोगों के मन में ये आ रहा होगा, अच्छा सर हमको भगाए पड़े थे, जल्दी जाओ, आप बड़े आराम से कराए पड़े हो, हमको बोलने थे समय का ध्यान रखो, आप हमको इतने देर तक टिका दिए, है ना। तो वो शिक्षक है, वो चाहते हैं कि आप में इतनी सिद्धि आ जाए। ऐसी साधना वैसे व्यक्तिगत तौर से हो तो बहुत अच्छी बात है ना। मतलब कोई भी प्राणायाम, कोई भी आसन, मैं कहता हूं ना, हमको बहुत सारे आसनों की आवश्यकता नहीं है। यदि एक आसन में हमको सिद्धि मिल जाए, थोड़ी स्थिरता आ जाए, 3 मिनट 4 मिनट, वो चयन आपको करना है। आपके दोष, आपकी क्षमता, आपकी अवस्था के अनुरूप आप अपने आसनों का चयन करें, लेकिन निश्चित रूप से 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट का अभ्यासी बनना है। आपको पता है, हम पतंजलि की योग दर्शन की बात करते हैं, कितने समय स्थिरता की बात लिखी गई है। जब हम सिद्धि की स्थिति प्राप्त करते हैं 3 घंटे 48 मिनट, जिसको मैं 3 मिनट और 4 मिनट बोल रहा हूं ना, पतंजलि की योग दर्शन में सूत्र में महर्षि पतंजलि ने 3 घंटे 48 मिनट तक एक आसन में ठहरने की बात लिखी हुई है। ये लिखा हुआ है, इस बुक में लिखा हुआ है, ये हजारों वर्ष पूर्व लिखी गई है बुक, है ना। तो हमको हो सकता है शवासन वो भी कठिन है सर, आसान नहीं है। 3 घंटा 48 सेकंड में शवासन क्या है, बिना सोए इतना आसान नहीं है। चलिए अच्छी बात। तो एक एडवांस आसन करते हैं, फिर नीचे भोजन के लिए चलेंगे। कोई के मन में अच्छी जिज्ञासा हो कोई योग आसन या प्राणायाम के संबंध में, तो 2-4 प्रश्न भी ले लेंगे। एक बढ़िया सा एडवांस आसन है चक्रासन। चक्रासन की बढ़िया 3 अवस्थाएं मैं मानता हूँ, और यहाँ जितने लोग हैं ना, सब पूर्णता से भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। पर जिनको नहीं करना है वो ना करें, उसके बाद बहुत सारे आसन है करने को, ठीक है। फिर भी कुछ कुछ एडवांस आसन की अभ्यासी बनना चाहिए, जो थोड़ा सरल है, जो हमारे करने योग्य है ना। तो एक चक्रासन है, मुझे देख लेंगे, बहुत धीरे धीरे 3 स्थितियों में करेंगे हम। और पहले थोड़ा सा केवल कमर का भाग उठाएंगे, फिर थोड़ा सा कंधों का भाग उठा लेंगे और सर के बल रह जाएंगे। और जिनको थोड़ा और अभ्यास करना है, सर को भी उठा लो,
ठीक है, मुझे देखेंगे और सब फिर प्रैक्टिकल भी करेंगे। उसके बाद नाश्ता होगा, है ना। नाश्ता के लिए थोड़ा और बचा ले, जगह देख के अभ्यास कर ले बस, और 2-4 प्रश्न, और फिर नीचे हम उसके लिए भी समय, हम अभी आधे घंटे लेट चल रहे हैं, ठीक है। चलिए, बहुत फास्ट कर रहा हूं मैं, बहुत आराम से। ये आराम से पहले ये लेट गए, है ना। नहीं, माइक की भी जरूरत नहीं है, वैसे मेरी आवाज अच्छी है, माइक की आवश्यकता नहीं है ना। चलिए, इस प्रकार ये दोनों उल्टे मोड़ लेने हैं, ये बढ़िया सा। और ये हाथ को कंधों के नीचे, देखो मैं उंगलियां कहाँ रख रहा हूँ, पैर की तरफ, ठीक है। अब ये सुंदर स्थिति क्या है, जो लोग चक्रासन पूर्णता से ना कर पाए, पहली स्थिति लगभग सेतुबंध के समान होती है, केवल कंधे उठा ले, इस प्रकार। जो केवल कमर का भाग, जो केवल कमर का भाग उठा पाते हैं ना, केवल इतना उठा के रखें। पर इसमें थोड़ा देर अगर अभ्यासी बनते हैं अपन, तो हमको थोड़ा स्टेमिना आ जाता है, कंधों को भी उठा लेते हैं और धीरे से फिर कंधों को भी उठा ले, इस प्रकार उठना। ये पोजीशन बना रहेगा। जो इसके भी अभ्यासी हो जाएंगे, धीरे से इसके कंधों में थोड़ा बल आ जाएगा, वो धीरे से इस प्रकार और चेहरे मुस्कुराते हुए, और जब इसको 4-5 मिनट रुकते हैं ना, तो बड़ा मजा आ जाता है। थोड़ा 4-5 मिनट तक अगर रुक जाए, ठीक है। वापसी भी इसी तरीके से, इसमें रुकने में बड़ा आनंद आता है ना, फटाक से करने में नहीं, रुकने में आनंद आता है। और फिर वापसी भी इसी प्रकार, पहले सर को रखें और फिर कंधों को और फिर कमर, ठीक है। चलिए, केवल कमर का भाग उठा रहेगा, उठा के रखिए, थोड़ा मजे लें। बहुत लाभकारी है। जिनको लुम्बर के पेन है ना, L1, L2, L3, L4, L5, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जिनका ये अभ्यास है, जो आगे नहीं बढ़ सकते ना बढ़े, उसी में स्थिर रहे, जो आगे नहीं बढ़ सकते। और जो आगे बढ़ सकते हैं वो कंधों को भी उठाएं, और जो नहीं बढ़ सकते बिल्कुल ना बढ़े, वैसे ही स्थिर रहे, वैसे ही स्थिर रहे। जो आगे बढ़ सकते हैं वो कंधों को उठाएं। आपका भार जो है पैर के पंजे और सर के भार के पलों पर, सर पर। बहुत सुंदर। इसमें भी ठहरना है थोड़ा सा, और जो इससे आगे ना बढ़ पाए वो बिल्कुल प्रयास ना करें, बिल्कुल भी बनाया हुआ है बहुत सुंदर तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से। बहुत लोगों का सुंदर अभ्यास है। पहली स्थिति में भी रुके रहे, मजा आ जाएगा। पहली स्थिति में केवल कमर को उठा के जो रुके हैं उसी में रुके रहे, और वापसी भी उसी स्टेप में बढ़िया सा धीरे से पहले कंधों को रख दें, सर को रखें, फिर कंधों को और फिर कमर को, और फिर रिलैक्स 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 रिलैक्स। इसमें 1 से 1.5 मिनट मैक्सिमम होनी चाहिए। जब साधना हमारी परिपक्व हो जाए, जो सर ने कहा कि 3 मिनट, 3.5 मिनट और 3 घंटे 48 सेकेंड, वो ऐसे दैनिक में करने कराने की नहीं है। अपनी साधना दैनिक करते करते बढ़ जाए, तब 1 से 1.5 मिनट तक केंद्रों पे बस अधिकतम इतना ही कराना है। ठीक है, आगे कंटिन्यू सर। चलिए, कोई मन में जिज्ञासा, किसी प्रकार का प्रश्न हो तो 2-3 बस लेंगे, और नहीं है तो भाग के चलो अपना। क्यों आदरणीय भावना में लग भी गया टेबल में? वेरी गुड। तो मैं नहीं समझता भी अब कोई प्रश्न आएगा। हाँ चलिए। हाँ जी, हाँ ठीक है। देखो मैम, हम भी जब शुरुआत किए थे ना, तो हमारी स्थिति भी ऐसी थी। उस क्षमता को ना बहुत धीरे धीरे बढ़ानी पड़ती।
क्षमता धीरे धीरे बढ़ती है। कुछ लोगों को अच्छा अभ्यास रहता है, बहुत देर तक सांसों को छोड़ लेते हैं, भर लेते हैं, है ना, पूरक और रेचक। तो आपको लगातार अभ्यास करने लग पड़ेंगे। अभ्यास के दौरान ही आपकी क्षमता बढ़ेगी, उसमें कोई निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अपनी क्षमता हम धीरे धीरे बढ़ाएं। कुछ लोगों के जो फेफड़े के रोगी, जब दमा टाइप से या हार्ट के जो प्रॉब्लम होते हैं ना, उसको ध्यान रखना है। उस स्थिति में बहुत प्रयास नहीं करना है, धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाना है। ठीक है, हाँ जी। और कोई ये नॉर्मली एक दो जो आसन करते जैसे कमर चक्रासन वगैरह में जहाँ पे नसों में खिंचाव आता है, तो साइटिका वालों को नहीं करना चाहिए, लेकिन साइटिका है तो करने से ठीक होगा, ऐसा नहीं है क्या? तो इस कई लोग बोलते हैं उसी को करेंगे तो ठीक होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं करेंगे तो साइटिका ठीक कैसे होगा? देखिए, रोग के लिए मैं पहला बात समझ लो, जिसको पैनिक रोग है, जिनको बहुत दर्द हो रहा है, उसको पहली बात कोई आसन नहीं करना है ना। दर्द ठीक करने वाली जो स्थिति, जो हम लोग क्या करते हैं, अभी कमर पकड़ा है अभी आसन लगाना चालू कर देते हैं कि इससे ठीक होगा। बिल्कुल नहीं, रेस्ट करना पड़ेगा आपको। अगर तुरंत में थोड़ा जो एक प्रकार से जिसको असाध्य टाइप से स्थिति जो जिनको रहती है ना, उनको निश्चित रूप से उन आसनों को जो लाभकारी है वो करना है, वो लाभ मिलेगा। सर का जो प्रश्न था, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि ऐसे एडवांस तरीके से करते रहोगे तभी ठीक हो गया। बिल्कुल नहीं, हमको ठीक करने के लिए किसी रोग को धीरे धीरे उसका अभ्यास बढ़ाना है। यदि हमारे कमर में दर्द है और यदि हम कहते हैं कि भुजंग आसन में वो कमर के रोग ठीक होते हैं, तो होना क्या चाहिए? अगर हम भुजंग आसन लगा रहे हैं, अगर इसलिए में हमको दर्द हो रहा है तो हमको इसे नहीं करना है, और कम करना है। हमको बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे फिर वो स्थिति ऐसी आएगी कि हम इस तरीके से। लेकिन हमको ये स्थिति लाने के लिए भले 2 महीना लग जाए, भले 3 महीना लग जाए, लेकिन दर्द की स्थिति तक पहुंचने तक कोई भी आसन का अभ्यास रोगी ना करे, रोगी बिल्कुल ना करे। ठीक है, उनको स्वयं समझना है ये मीठा वाला दर्द है, ये रोग वाला दर्द है ना। मीठा दर्द आप सहन कर सकते हो, पर रोग वाला जहाँ पेट में वहां का दर्द होता है तो बिल्कुल उतना आगे ना करें। हाँ, धीरे 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 वो अभ्यास जरूर बढ़ाए। ठीक है, चलिए। हाँ, ऐसे लोग जिसमें शिराओं में और धमनी में जो रक्त का प्रवाह होता है, उसमें 2 बार जो पैरों को, दोनों पैरों को ऊपर लेके, जैसे अपन बिस्तर में सोते हैं कि चिंपाले अपने हिप्स का भाग पूरा पैर ऊपर रखें, ऐसे हम एक आधे मिनट 2-3 बार क्रिया करते रहे। पैरों को ऊपर रखने से जो धमनी और शिराओं के जो शिराओं में द्वार रहता है, जो अशुद्ध रक्त का वाहक है, धमनी जो शुद्ध रक्त का वाहक है उसमें द्वार नहीं होता, तो वो उसमें रोग होता है, वो द्वार शिथिल पड़ जाते हैं। इस कारण और रक्त का जमाव होता है, जो वेरिकोज वेन्स जैसी समस्याएं भी रहती हैं। और आपको जो असाध्य जो रोग बता रहे हैं, तो वो पैरों को ऊपर करने वाला अभ्यास जो है आपके लिए लाभकारी है। ठीक, जिनको व्यवस्था देखनी है सुदेशना में नीचे जाके व्यवस्था देखें। हाँ, कभी भी हमारी दोनों नासिकाएं बायां और दायां एक साथ सक्रिय नहीं रहती है ना। पूरे 24 घंटे में भी जब आपके शरीर को गर्मी की आवश्यकता होती है तब सुंदर ढंग से दाईं नासिका चलती है, जब आपके शरीर को शीतलता की आवश्यकता होती है तो बाईं नासिका चलती है ना। दोनों नासिकाएं एक साथ कभी भी नहीं चलती। तो उसके कारण कभी कभी ऐसा अनुभव आपको होता है कि कभी बाईं नासिका अच्छी चल रही है, कभी दाईं नासिका से चल रही है ना।
और किसी को रोग होने के कारण ऐसा होता है, किसी को अगर साइनस टाइप की समस्या है, कफ वगैरह ज्यादा, उसके कारण होता है। तो आपकी समस्या वो प्राकृतिक है, प्राकृतिक रूप से चलता है, तो वो कोई समस्या नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, भस्त्रिका का अभ्यास अच्छे से करना है बस। सर, शिक्षकों की तरफ से, शिक्षक के हिसाब से प्रश्न है कि जब हम क्लास ले रहे होते हैं और जो साधक स्टूडेंट्स होते हैं, किसी की क्षमता बहुत अच्छी होती है, किसी की मीडियम और किसी की नहीं भी होती है, एक क्लास में किस तरह से करें कि सभी का बैलेंस भी बना रहे, ये ना हो कि जो बहुत अच्छा कर सकते हैं उनको लगता है हमने तो कुछ खास नहीं किया, और बहुत ज़्यादा करवा दें और जिनकी क्षमता नहीं है उनके लिए मुश्किल हो जाए, तब किस तरह से करवाना चाहिए? बहुत सुंदर प्रश्न है। ये सभी शिक्षकों को ये दिक्कतें आती हैं जब हम आसन का अभ्यास कराते हैं। कभी इसी प्रश्न में ऐसा होता है, कोई एडवांस आसन करना चाहता है, कोई इतना ऐसे कलाई को मोड़ बढ़ने वाला इतना सरल नहीं करते, हमको एडवांस करना है। तो जो ज्यादा अभ्यासी है, जो ज्यादा अच्छे तरीके से स्टे कर सकता है, कर सकता है, हमको तो केंद्रों में जो 100% लोग कर पाए, कोई भी को नुकसान ना हो। जैसे अभी अग्रवाल साहब ने जो पादहस्तासन की स्थिति कराई, कुछ लोग उतना करने में बड़ा आनंद की अनुभूति कर रहे होंगे, कितना सुंदर कराया करके, लेकिन कुछ लोगों का कमर भी पकड़ सकता है, कुछ लोगों के कमर में दर्द आ सकते हैं। तो शिक्षक को इसका ख्याल रखना है, और यदि शिक्षक को पता है कि फलां जो स्टूडेंट है वो बहुत अच्छे से कर सकती है, वो और ज्यादा हो सकती है, तो आप उसको कह दें कि आप बनाए रखें, बाकी को स्पेशल करवा दें, और उसको ना बने के भी बोल सकते हैं, ये मतलब कि आप चाहे तो बने रहे, बाकी सभी वापस आ जाए, ऐसा अगर आप बैलेंस बनाना चाहें। दूसरा, आप उनको व्यक्तिगत साधना के लिए भी फोर्स करें उनको। और तीसरा जो बोले, वो एक प्रकार से मैं उसको स्वार्थी भी मानूंगा, उनको प्रेरित करें कि आपकी साधना बहुत अच्छा होने लग गई है और वास्तव में आपने सिद्धि प्राप्त कर ली है, उनको प्रेरित करें। देखिए, आप भी हमको शिक्षक की भूमिका में आना चाहिए, आपको भी सिखाना चाहिए, तो उनको शिक्षक बनाने के लिए प्रेरित करें। उतनी अगर सिद्धि प्राप्त कर ली तो उतना ये समर्पण आना चाहिए, जियो और जीवन दो। अभी भी उसका प्रश्न, अगर उतनी सिद्धि वाली अगर कोई शिक्षक या स्टूडेंट या साधक है तो उसको अभी जियो लाइन में नहीं, उसको जीवन दो के लाइन में चलने के लिए प्रेरित करना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए, धन्यवाद आपका। ये सारी जो है ये किसमें आएंगे? दंत ज्योति में। और हृदय ज्योति में जो दंड करके आदरणीय देशराज जी ने बताया था, एक दंड ज्योति है, वो हृदय ज्योति के अंदर आजाद आते हैं, उसमें बहुत ज्यादा अपन डील नहीं जाएंगे। ठीक है, ज्योति वस्ती में क्या करते हैं, जो एनिमा, जो प्राकृतिक चिकित्सा में एनिमा का जो पार्ट होता है वो वस्ती की क्रिया है। इसकी विधि जो है पृथक से बताई जाएगी कभी जब अवसर मिले। नेति में आज हमने किया जल नेति और सूत्र नेति क्रिया किया, है ना। जल नेति में जो हम दाईं नासिका से जल का डाल के बाईं से निकालना, बाईं से डाल के दाईं से निकालना, और हमने सूत्र नेति और रबर नेति जो भी है उसने अभ्यास किया, हमने रबर नेति का अभ्यास किया। तो नेति में दुग्ध नेति भी होता है, जिसमें नासिका के माध्यम से दुग्ध को पिया जाता है। तो नेति, ज्योति, वस्ती, नेति और नौली क्रिया जो है अग्निसार जो करते हैं उसका और विस्तृत रूप है, जिसमें पेट की नौली बनाई जाती है और उसका प्रगाढ़ और उसकी आंतरिक अवस्था है, जिसमें जो अग्निसार के सुंदर अभ्यासी होते हैं ना, वो धीरे धीरे जब व्यक्तिगत साधना, व्यक्तिगत अभ्यास करते हैं तो वो एक नौली की आकृति जो है आप अपने हाथों पर बनाते हैं, और उसमें दाएं नौली, बाएं नौली और मध्य नौली, ऐसे 3 प्रकार की नौली की क्रियाएं करते हैं। त्राटक क्रिया में कुछ जो त्राटक क्रिया आदरणीय कांति लोनिया में हमने धारणा के अभ्यास में कराया है। त्राटक जो है किसी वस्तु को एक एकाग्रचित होकर देखना, ये त्राटक की क्रिया है, और इसी की प्रगाढ़ अवस्था जो है धारणा की अवस्था तक पहुंचते हैं।
और कपालभाति में हम नस नाड़ियों का शोधन करते हैं। शक्ति पूर्वक जब हम नासिका से सांसों को फेंकते हैं तो उसमें नस नाड़ियों का शोधन होता है। दूसरा हमने कहा आंतरिक शोधन। आंतरिक शोधन जो है मन का शोधन है, मानसिक शोधन है, जिसमें हम जो राजयोग की स्थिति में करते हैं, जो राजयोग की अवस्था को जब प्राप्त करते हैं, जब हम ध्यान और प्राणायाम की प्रगाढ़ अवस्था को प्राप्त करते हैं, जब समाधित्व की स्थिति में पहुंचते हैं, तो उस अवस्था में जब हमारे जो मन पर जो लेयर जमे हुए हैं, चाहे ईर्ष्या, द्वेष, आलस, भय, क्रोध, तनाव, ये सारे दोषों से जो मुक्त होना, ये क्या कहलाता है? मानसिक शोधन, या जिसको हम आंतरिक शोधन कहते हैं। आसन लगा लिए, सर्पासन लगा लिए, और इस प्रकार जो अच्छे आसन बन गए, हम उसको योग या पूर्णता मान बैठते हैं। जबकि गैरन संहिता में कहा गया है, जब तक पूरे शरीर का शोधन ना हो जाए, तब तक आप आगे के स्टेप में बढ़ने के भागी नहीं बनते। मोबाइल है क्या? विजाती द्रव्य जमा हो जाते हैं। किसी को साइनस है तो विजाती द्रव्य कहाँ जमा हो जाते हैं? नासिका। किसी को माइग्रेन है तो भी पेट के ही जो विजाती द्रव्यों के कारण ही जो है माइग्रेन के रोग होते हैं। तो जो रोगों के नाम बस हम अलग रख देते हैं, लेकिन कारण क्या है? उन्हीं टॉक्सिक एलिमेंट का आपके शरीर में जमा होना। यदि हम आयुर्वेद चिकित्सा की बात करते हैं, आयुर्वेद चिकित्सा में चाहे वो तत्व है, चाहे वो गुण है, या सप्त धातु है, इनके असंतुलन से ही हम रोगी बनते हैं। इन तत्वों के संतुलन बनाए रखने का काम भी कौन करता है? ये शुद्धि क्रियाओं का अभ्यास करता है। शरीर में आयुर्वेद चिकित्सा कहती है कि शरीर का कोई भी रोग वात, पित्त और कफ के असंतुलन से ही रोग उत्पन्न होता है। और यदि हम सही ढंग से पेट की सफाई, चाहे एनिमा के माध्यम से, संपर्क क्षालन के माध्यम से, कुंजल के माध्यम से अगर हम करते रहे, तो पूरे जो वात, पित्त और कफ में पूर्णतः संतुलन बनता है, जिससे हम रोगी नहीं होते। और जब हम इस प्रकार पूरे तरीके से स्वस्थ रहते हैं, इस प्रकार पूरी तरीके से विजाती द्रव्यों से मुक्त हो जाते हैं, और तब हम योग साधना करते हैं, तब हम प्राणायाम करते हैं, तब हम आसन करते हैं, तो उसकी सिद्धि, उसकी पूर्णता तक बहुत जल्द हम पहुंचते हैं। हमको फिर ये कमर दर्द, ये कंधों का दर्द, इस प्रकार रुकने में असहजता महसूस नहीं होती, जब हम क्या कर लेते हैं? जब हम पूर्णतः विजाती द्रव्य मुक्त अपने शरीर को कर देते हैं। चलिए, मैंने क्या कहा? बहुत सुंदर विषय है, इसको मैं दिन भर भी बोलूंगा तो भी कम है, पर आज एक प्रकार से ब्रिलियंट है, एक प्रकार से ऐसा मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों के मन में भी उस चीजों को पढ़ने, समझने और उसको ग्रहण करके उसका क्रियान्वयन करने की आदि बनेगा। क्योंकि अब आप शिक्षक है ना? तो आज पूरे मन से किसी को बोर नहीं होना है, बड़े आनंद पूर्वक पूरी वार्ताओं में भाग लेने हैं, नोट्स बनाने हैं। उसके बाद प्रश्न काल होगा, जो मैं आपसे पूछूंगा, जो पढ़ाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, उन्हीं विषय से रिलेटेड होगा। जब कभी अवसर मिलेगा इसके लिए और मैं काफी लंबा समय लेकर इस शुद्धि क्रिया के विषय में और गहन बातें कहूंगा। तनाव से दूर रहने के लिए शुद्धि क्रिया का बड़ा स्थान है। आपको समझ आता होगा कि तनाव कैसे पैदा होता है।
यदि किसी को रोक दिया जाए, है ना, क्रोध क्यों आएगा? यदि हम बोल दिया घर से नहीं निकलना है, आपको क्या कर दिया जाए? रोक दिया जाए, तब आप क्या बनते हो? क्रोधित हो जाते हो, तनाव मुक्त हो जाते, तनाव युक्त हो जाते हो। तो ये शुद्धि क्रिया भी अगर हम और विजातीय द्रव्यों से मुक्त हो जाए तो हम इस प्रकार मानसिक विकारों से भी मुक्त होते हैं, चाहे वो तनाव हो, क्रोध हो, अवसाद हो, आलस हो, भय हो, इन सब दोषों से दूर होते हैं। अगर ये साहू साहब मैं आपसे निवेदन करूंगा, थोड़ा ठीक के लिए आज तो आपकी क्षमता को मैं देखूंगा भी ना, ऐसे ठीक के नहीं बैठे, ठीक के तो अभी घर पे जाकर आराम से बैठे, ठीक है। चलिए मैं अपना को मिला दें तो क्या बनता है? प्राण। दो या दो से अधिक जीरो को अगर मिला लेंगे तो ये बन जाएगा प्राण। तो ये जो प्राण है, ये व्यवस्था जो है हमारी जो बनी है वो संगठन को मजबूत बनाने के लिए बनी है, ताकि आप जैसे 1000 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इनको हम लोग कैसे कंट्रोल करें? सब जगह तो हर आदमी जा नहीं सकता, तो अलग अलग केंद्र बना दिया, केंद्र के ऊपर में एक जोन बना दिया, जोन अधिकारी उन केंद्रों को देखता है और वो ऊपर के लोगों को सूचित करता है कि भाई यहाँ इस केंद्र में अच्छा चल रहा है या इस केंद्र में यहाँ पे तकलीफ है, वहां पे ये वार्ता जो भी है उसे करना। अब संगठन पद में अब पद वाली बात आती है, तो पद हम सबसे जुड़ी हुई है। आपको पता है कि देशराज जी भी पहले आप जैसे ही 1985 में इसी जगह बैठते थे और धीरे 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 उन्होंने रुचि लिया और रुचि लेते लेते आज राष्ट्रीय प्रधान बन गए, अखिल भारतीय प्रधान। तो ये बहुत बड़ी बात है। जैसे कि हम अब चलिए तो वो आप सब समझ गए हैं जो मैं बोलना चाह रहा था, वो राजनीतिक बात यहाँ नहीं करनी है। तो इसमें भी ये जो पद है वो पद में पहला जो आता है केंद्र के जो साधक है वो पहला पद है। आप केंद्र में आते हैं, साधना करते हैं तो आप साधक कहलाए, ठीक है। आपको कौन कराता है साधना? केंद्र संचालक। तो उसका नाम दे दिया गया केंद्र संचालक। 10 लोगों को, 12 लोगों को, 20 लोगों को जो कराने का है, योग का जो कार्यक्रम कराना है, साधना कराना है, वो कौन करता है? केंद्र संचालक। अब क्या होता है कि केंद्र संचालक जो है वो अपने कार्यकर्ता बनाता है। तीसरा पद कार्यकर्ता। कार्यकर्ता का काम क्या है? केंद्र संचालन का, केंद्र जो संचालक है उसे सहयोग करना। कैसे सहयोग करेगा? जैसे कि भाई उन्होंने बोला कि भाई एक रजिस्टर बना लीजिए और उसमें सबके नाम, मोबाइल नंबर, उनका डेट ऑफ बर्थ, मैरिज एनिवर्सरी, ये सारा डाल दीजिए। तो ये वो सब अपना घर से बना के लाता है। ये काम कौन करता है? कार्यकर्ता। जल्दी आके चटाई बिछाने की व्यवस्था करना है, ये कौन करता है? कार्यकर्ता। एक बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, उसको कंडक्ट करने के लिए कार्यकर्ता लोग चले जाते हैं। अगला पद आता है केंद्र प्रमुख का। पहले साधक, फिर कार्यकर्ता, फिर केंद्र प्रमुख। केंद्र प्रमुख का काम क्या है? अपने केंद्र को संभालना। जो जैसे अभी क्वेश्चन आया था, प्रश्न आया था कि अगर मान लीजिए कि कोई नया साधक आ रहा है, कोई कमजोर है और कोई बहुत अच्छा करता है, तो उसे साधना कैसे कराना है? ये काम कौन करता है? केंद्र संचालक। उसका काम क्या है? कौन नया है तो उसके ऊपर नजर रखना, उसको धीरे धीरे से हर चीज थोड़ी थोड़ी बताते जाना कि भाई आप ऐसा करिए तो इससे आपको ज़्यादा स्टार्टिंग में ज़्यादा आपको लोड नहीं लेना है, आराम से करना है, ताकि आपको शरीर में बहुत ज़्यादा तकलीफ ना हो, फिर धीरे धीरे सेट करना। ये हो गया केंद्र का प्रमुख का काम। केंद्र प्रमुख के बाद आता है जोन प्रमुख। जोन प्रमुख कौन होता है? जोन प्रमुख अपने 3 केंद्रों को, 5 केंद्रों को संभालने वाला होता है। वो क्या करता है? हफ्ते में 1 बार 2 बार अलग अलग केंद्रों में जाता है, वहाँ पे साधना कराता है, जो साधना करते हैं उन्हें देखता है और केंद्र संचालक को जो भी इंस्ट्रक्शन ऊपर से आते हैं उसके लिए उनको अवगत कराना। ये काम है जोन प्रमुख का। प्लस वार्ता भी उन केंद्रों में अरेंज करना कि भाई आज मुकेश जी यहाँ आएंगे, ये सब्जेक्ट लेंगे, इसलिए आप लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए और ये वार्ता का लाभ उठाइए। ये काम करता है जोन प्रमुख। जोन प्रमुख के ऊपर होता है मंत्री। जोन प्रमुख अपनी जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी वो रिपोर्ट देता है वो अपने मंत्री को देता है।
और मंत्री के साथ में और भी सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर ये बैकग्राउंड जो है नीचे से ऊपर तक का बैकग्राउंड होता है। अब ऊपर की बात करेंगे तो ऊपर में जिला प्रमुख में कौन है? जैसे यहाँ पे रायपुर में जिला प्रमुख है अभी मुकेश जी। तो ये पूरे जिले का यहाँ पे जितने भी 50-60 सेंटर है वो सारे सेंटर को देखने का काम मुकेश जी देखते हैं। मतलब इनको दिल्ली में जो रिपोर्टिंग करके रहती है उनको ये मालूम है कि भाई मेरे ये सेंटर में इतने सेंटर चल रहे हैं, इतने सेंटर में ये गतिविधियाँ हो रही है, इतनी मंजूरी मेरी यहाँ जा रही है। ये सारा का सारा रिपोर्टिंग जो है मुकेश जी दिल्ली को केंद्र को देते हैं। तो वो केंद्र से जुड़े हुए हैं। जो जोन प्रमुख होता है, जो जिला प्रमुख होता है वो केंद्र से जुड़ता है। जिला प्रमुख क्या करता है कि अपने नीचे एक मंत्री रखता है, जो अभी हमारे राजेश जी हैं, राजेश अग्रवाल जी, वो मंत्री है। उनका काम क्या है? जोन अधिकारियों से जानकारी लेना और आगे बढ़ाना और उनको सहयोग करना, मुकेश जी को सहयोग करना। मुकेश जी को दिल्ली में अगर कोई फिगर देना है तो राजेश जी देते हैं। और एक होता है संगठन मंत्री। तो वो संगठन मंत्री का काम क्या होता है कि वो जोन की जो गतिविधि है, केंद्रों की गतिविधि है, उसकी जानकारी रखना और नए नए सेंटर बनाने के लिए जोन अधिकारी को सहयोग करना, ये उनका काम। और केंद्र, इसके बाद में केंद्र की बॉडी आती है, वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। केंद्र में भी बॉडी इसी तरीके से चलती है। एक अखिल भारतीय प्रमुख जो होते हैं वो है हमारे देश राज्य। तो अखिल भारतीय प्रधान ऐसा उनके वो पद का नाम है। तो वो पूरे भारत के जितने भी प्रांत हैं प्लस फॉरेन में जितने भी सेंटर हैं वो सभी सेंटरों पर उनका नजर रहता है और वो सारे के सारी गतिविधि उनकी देखते रहते हैं। और उनके नीचे एक महामंत्री है जो अभी है ललित गुप्ता जी। उनका काम क्या करना है कि जितने भी प्रांत चल रहे हैं उनकी सारी की सारी जानकारी वो लेते हैं और देश राज्य को अवगत कराते हैं। और एक कोषाध्यक्ष होता है, उनका काम है जो भी संस्था की गतिविधि को संचालन करने में जो पैसे लगते हैं उसका हिसाब किताब रखकर उनका ये दायित्व होता है कि उसे सही तरीके से चलाना। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। और आवश्यक क्रिया है यह क्रिया जन्म से लेकर अंतिम तक लगातार बिना रुके चलती रहती है। इस क्रिया को श्वसन क्रिया कहा गया है। प्राणायाम में श्वासोच्छ्वास का बहुत अधिक महत्व है। प्राणायाम श्वासों पर आधारित क्रिया है। प्राणायाम में श्वास की 3 अवस्थाएं, श्वास लेना, श्वास छोड़ना और श्वास को रोकना। श्वासों का लेना पूरा कहा जाता है। श्वासों को बाहर निकालना रेचक और श्वास का निषेध रोक देना, यह है कुंभक। महर्षि पतंजलि ने कुंभक को ही प्राणायाम बताया गया है। योग सूत्र भाग साधन पाठ के 49वें सूत्र में तस्मिन् प्रति श्वास प्रश्वास योग गति विच्छेद प्राणायाम। श्वास लेने और छोड़ने की गति को रोकना प्राणायाम है। वास्तव में इस सूत्र में गति विच्छेद ही कुंभक है। इस सूत्र में कुंभक को ही प्राणायाम बताया गया है। कुंभक का अर्थ, कुंभक शब्द कुंभ से लिया गया है। कुंभ का अर्थ घड़ा, पानी का बर्तन। यहाँ बॉडी की तुलना एक घड़े से की गई है। जिस प्रकार
को घड़े में रख प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार इस शरीर में सांस को रोककर उस एनर्जी को, ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी किया जाता है, संस्कार तक पहुंचाया जाता है। कुंभक हमारे शरीर की ऊर्जा को जागृत करता है। क्या ऊर्जा के प्रवाह को सही दिशा देता है। प्राण शक्ति, प्राण की ऊर्जा की वृद्धि होती है। प्राणिक नाड़ियों के अवरोध को दूर किया जाता है, जिससे ध्यान के लिए बहुत ही सहयोग प्राप्त होता है। मन की एकाग्रता बढ़ती, यानी धारणा मजबूती की तरफ बढ़ती है। कुंभक के साथ जब आसन, प्राणायाम को किया जाता है, तब पूरे शरीर पर उसका प्रभाव पड़ता है और मांसपेशियों की ताकत में भी बहुत अधिक पुष्टता आती है। इससे शरीर में प्राण वायु अधिक प्रवेश करते हैं। इसी वजह से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसकी वजह से आपके शरीर में समय समय पर होने वाली बीमारी नहीं आती। कुंभक करने के बाद मन एकदम शांत हो जाता है। इसके बाद यदि ध्यान लगाया जाए तो काफी अच्छी धारणा बनती है और ध्यान की तरफ आगे बढ़ते हैं। कुंभक करने से लंग, फेफड़े मजबूत होते हैं। मस्तिष्क के श्वसन केंद्र को करता है। अब इस क्रिया को हम प्रैक्टिकल करके अनुभव करेंगे। सुखासन, पद्मासन और पद्मासन, जिसमें भी हम बैठे हैं, ज्यादा देर तक सुखपूर्वक बैठ पाए ऐसी स्थिति में बैठना है। बिना हाथों का प्रयोग किए, हाथों को या तो ध्यान मुद्रा, अंजलि मुद्रा। अब पूर्ण रूप से आंखें पूरे समय तक बंद होंगी। बैकबोन स्ट्रेट करें फिर से एक बार, हृदय की भी कुछ सीधी और प्रसन्नता से एक सांस भरें और पूरी तरह जाने दें। चेहरे में स्माइल नहीं आई है, मुस्कुराएं थोड़ा सा। अब फिर से इस मुस्कुराहट के साथ एक सांस भरें और उसी प्रसन्नता के साथ धीरे धीरे सांसों को जाने दें और अब इस सांसों को हम अनुपातिक अभ्यास के साथ प्रारंभ करेंगे। प्रारंभ में 1:1:2 की स्थिति में हम प्रारंभ करें। श्वास लें, ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4। श्वासों को रोकें। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4। श्वासों को जाने दें। ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5, ओम 6, ओम 7, ओम 8। रोकें। श्वास भरें। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4। श्वास रोकें। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4। श्वास को जाने दें। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5, ओम 6, ओम 7, ओम 8। इसका अभ्यास 2 से 4 दिन करने के बाद
हम इसके अनुपात को और बढ़ाएंगे। अब हम करेंगे इसके बाद 1:2:2 में ओम 1 सांस लें, ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4 रोकें, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5, ओम 6, ओम 7, ओम 8 सांसों को जाने दें, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5, ओम 6, ओम 7, ओम 8 रोकें, सांस लें, रोकें, रोक कर रखें, जाने दें। ओंकार चित्त पे चल रहा है, पूर्ण रूप से जाने दें, रोकें। इसका भी अभ्यास कुछ दिनों का कंटिन्यू करने के बाद हमारी क्षमता जब और बढ़ती है तब इसके अनुपात को हम और बढ़ाते हैं 1:3:2। तो फिर से सांस भरें, ओम, रोकें, 3 टाइम तक रुके रहें, जाने दें, रोकें, एक आवृत्ति और लें, इतनी ही ड्यूरेशन तक श्वास का भरना और 3 टाइम ज्यादा तक रुकना। और 2 टाइम तक निकाल पाना। और रुकें। और इसके बाद इस अवस्था में जब हम अभ्यासी हो जाएं तो कुछ दिनों के बाद इसकी अंतिम अवस्था है 1:4:2। मतलब मान लो 10 सेकेंड लिया तो 40 सेकेंड तक रोकना और फिर 20 सेकेंड तक बाहर निकालना। इसका अभ्यास के लिए 2 आवृत्ति करें। ओंकार के साथ अंतर्मन में